24/7 जो है वो स्टेशन पे रहेंगे, छुट्टी नहीं ले सकते। और ऐसे जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर मुखर्जी नगर में सब कोचिंग बंद हो चुकी थी। मुखर्जी नगर में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पिछले 10 सालों से, मेरे को लगता है जब से सीसेट लागू हुआ है तब से यहाँ पर सिलेक्शन रेट लगभग मतलब 0 हो गया है। कोई एक आध कुछ सालों में कोई सिलेक्शन दिख जाए तो दिख जाए। और 10 सालों से ये यूथ जो है एक मेंटल प्रेशर में आ चुका है। और ऐसे प्रेशर में कि कुछ लोग तो जब मिलते हैं जब कहते हैं कि 10 सालों से वो, जैसे जो बिहार यूपी से दूर से आते हैं, कि वो घर ही नहीं जाना चाहते, या घर जाते हैं तो 2 दिन के अंदर ही आ जाते हैं, या 6-7 साल से वो घर ही नहीं गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो वादा करके आए थे कि वो डीएम बन के घर आएंगे। जैसे यूपीएससी में सिलेक्शन होता है तो अफसर जब बनता है तो उसको कुछ देना नहीं पड़ता, क्योंकि एक सिंपल एक एग्जाम है, आप उसको पास करो, सिलेक्ट हो जाओ। तो वहाँ पर ईमानदार ऑफिसर्स भर्ती होते हैं। इसी तरह से जो संसद है उसमें भी मतलब जो कॉस्ट है वो एक तरह से फ्री होनी चाहिए, ताकि अच्छे लोग, अच्छे पढ़े लिखे जो युवा है वो संसद में जा सके। और जितने भी ये जो पेपर आउट के इशूज है, बेरोजगारी का इशू है और गुड गवर्नेंस का इशू है, क्योंकि गुड गवर्नेंस कैसे आएगा? जब आपके पास प्रॉपर मशीनरी होगी तभी तो गुड गवर्नेंस आएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। आप लोगों ने देश भर से देखा और बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आज की वीडियो में हमारे साथ में फिर हैं बबीता भारती जी, और ये इलेक्शन लड़ रही हैं। पहले इन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा भी रही हैं। इन्होंने नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई किया था। इन्होंने ज़मीनी स्तर पे भी काफ़ी ज़्यादा काम किया जब दूसरी पार्टियों में ये सक्रिय थी जब। और यहाँ पे मुखर्जी नगर और मुखर्जी नगर के आसपास जितने भी स्टूडेंट के मुद्दे थे या कुछ भी समस्या होती थी, ये सबसे पहले पहुँचती थी जब ये यूपीएससी की तैयारी करती थी उस दौरान। लेकिन अभी ये इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। पिछले कुछ दिन पहले हमने एक इंटरव्यू किया था तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, यूपीएससी की तैयारी करने आई थी, इनको कोई पार्टी टिकट नहीं देगी। तो आज फिर हमारे साथ में बबीता जी हैं और इनसे ही हम जानेंगे क्या इनको टिकट मिला है या नहीं, और आखिर क्यों ये इलेक्शन लड़ रही हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट थी, आईएएस क्यों नहीं बनना चाहती। सबसे पहले बबीता जी आपको बहुत बहुत बधाई कि टिकट तो आपको मिल ही गया है। जो लोग ये कह रहे थे कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, आप यूपीएससी एस्पिरेंट थी, सबसे पहले आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि भाई टिकट तो मिल गई है, कोई बात नहीं। जिसका हर किसी का अपना एक परसेप्शन होता है, किसी का कुछ होता है, लेकिन मैं उन सबको बता देना चाहती हूँ कि टिकट जो है वो मिल गई है आज़ाद समाज पार्टी से भीम आर्मी। चंद्रशेखर आज़ाद जी उसके प्रेसिडेंट हैं, वो भी नगीना से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वहाँ से जब इलेक्शन 19 अप्रैल को पूरा हो जाए उसके बाद वो यहीं पर जो है 15-20 दिन अपने इलेक्शन के लिए देंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पिछले कुछ दिन पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आप दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा भी रही हैं। इलेक्शन आप क्यों लड़ रही हैं? पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आपको यूपीएससी की ही तैयारी करके क्वालिफाई करना चाहिए। इलेक्शन क्यों लड़ रही हैं आप? ज़रूरी है कि आपको इलेक्शन लड़ना? यूपीएससी की तैयारी करो, आईएएस आईपीएस बनो, देश को संभालो, ऐसा कह रहे थे लोग कमेंट। हाँ जी, हाँ जी। जब 2020 में जब कोविड आया तो मैं भी यूपीएससी की तैयारी करी थी, और उस दौरान बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो एग्ज़ाम देने से रह गए थे, या एग्ज़ाम दे पाए तो तैयारियाँ नहीं हो पाई थी। जैसे जो फ्रंट लाइन वर्कर थे, जो एसेंशियल सर्विसेज में थे, वो भी इससे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। और जो मुखर्जी नगर करोल बाग में जो बच्चे रह रहे थे वो 21 डेज़ के लिए स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगा था, और सभी को ये पता था सिर्फ ओनली 21 डेज़ के लिए, और सब अपने घरों में 1-2 बुक्स लेके चले गए थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि कंटिन्यूस लगभग 1 साल तक लॉकडाउन जो है वो रहा। तो ना तो बच्चों के लिए मतलब डिजिटल डिवाइड भी हमारे देश में, ना तो वो इंटरनेट से कोई फैसिलिटी उनको मिल रही थी, ना उनको बुक शॉप तक अवेलेबिलिटी थी, ना उनके पास कोई बुक थी कि वो तैयारी प्रॉपर तरीके से कर सके। इसी दौरान यूपीएससी ने एग्ज़ाम करवा दिया। और जब यूपीएससी ने एग्ज़ाम किया और ये सुप्रीम कोर्ट में जब हमने केस डाला तब भी ये कहा था कि जो कंपनसेशन है या इसकी डेट एक्सटेंड है वो हम करेंगे। लेकिन बाद में जो गवर्नमेंट है वो कोर्ट से वादा करके भी बाहर उससे अपने वादे से मुकर गई। जबकि संसदीय कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें 40 MP होते हैं, और उसने कहा था कि बच्चों को जो है वो कंपनसेशन मिलना चाहिए। इस दौरान एग्ज़ाम करवाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो ऐसा दौर था जिसमें जो एग्ज़ाम हुआ था कोरोना के दौरान कि सबसे ज़्यादा हायर जो रेट थी डेथ की। और उसमें जितने भी मान लो जो आज ये पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं, जितने डॉक्टर्स हैं वो भी एग्ज़ाम देते हैं, तो 24/7 जो है वो स्टेशन पे रहेंगे, छुट्टी नहीं ले सकते। और ऐसे जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर मुखर्जी नगर में सब कोचिंग बंद हो चुकी थी, तो उनकी तैयारी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई। यूपीएससी में हर एक अटैम्प्ट की अपनी एक वैल्यू होती है, और उसी को लेकर फिर ये अग्निपथ वाली योजना आ गई, एसएससी के पेपर आउट हो गए। हमने सोचा कि जब हमने आंदोलन में हम आए तो आपने देखा था कि हम मुखर्जी नगर में 2 महीने तक यहाँ पर बैठे रहे। हम 350+ MP से मिले, तो जाके पता चला कि आपके जो मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो पेपर आउट का इशूज है, वैकेंसी समय पर नहीं आती है, 50% जो पद खाली पड़े हैं, उनके लिए जो लोकसभा में बैठे ना वो सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। ये एक पॉलिटिकल बिजनेस बन गया है राजनीति। क्योंकि आप एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट देखोगे तो एवरेज हर लोकसभा पे लगभग 100 करोड़ के आसपास खर्च हो रहा है।
तो जो इतना करोड़ रुपए जो खर्च कर रहे हैं एक लोकसभा के ऊपर, तो मेरे को नहीं लगता कि वो समाज सेवा के लिए आ रहे हैं, वो अपना बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं। आप देखो कि हर एमपी और एमएलए की जो अगले 5 साल में जो संपत्ति जो है वो कितने गुना बढ़ जाती है, 500-600 गुना लगभग बढ़ जाती है। तो उसके लिए अब ज़रूरत है कि देश में जो है, जैसे मैं भीम आर्मी से जुड़ी, इसमें सारा यूथ है और यूथ जो है वो जिसके अंदर गुस्सा है, जो कुछ करना चाहता है, इस सिस्टम के को बदलना चाहता है, क्योंकि देश आज़ाद हुए 76 ईयर्स हो गए। किसी ना तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, ना ओबीसी का पार्टिसिपेशन है, ना इवन मतलब जो जनरल में भी जो पुअर कैटेगरी से जो आते हैं ना उनका पार्टिसिपेशन है। मतलब कुछ परसेंट लोग, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के, जो देश में पहले स्वतंत्रता से पहले राज कर रहे थे, जो सामंत थे या राजा थे या जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे, वही बाद में भी राज कर रहे हैं। इसका मतलब लोकतंत्र सिर्फ कहने के लिए लोगों के लिए आया, लोकतंत्र रियल में है नहीं। अब हमने एक प्रयास किया है ताकि एक लोकतंत्र को रियल में एक ग्राउंड धरातल पे उतारने का। जैसे भाई साहब चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है वो नगीना से लड़ रहे हैं और वो जनता के पैसे से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कोई फाइनेंशियल बड़ी किसी की सपोर्ट नहीं ले रहे ताकि कल कोई उनको जो है ब्लैकमेल करे। ऐसे वो छोटी छोटी जो फंडिंग है उससे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ऐसे ही जो यूथ है उसको पॉलिटिक्स में आना चाहिए और जनता की जो फंडिंग है या फिर जो इलेक्शन कमीशन एक ऐसा फंड बनाए कि वो कैंडिडेट्स को जो है वो सपोर्ट करे। और ऐसे जब नया यूथ जो है वो इसमें जाएगा, जिसके ऊपर आज हम जैसे स्टूडेंट निकल के जाएगा तो हमारे ऊपर क्या करप्शन के चार्जेज होंगे, और जब हम जनता के पैसे से छोटी छोटी उस हेल्प से जो जब लड़के जाएंगे तो हम कुछ करने की सोचेंगे। जैसे यूपीएससी में सिलेक्शन होता है तो अफसर जब बनता है तो उसको कुछ देना नहीं पड़ता, क्योंकि एक सिंपल एक एग्जाम है, आप उसको पास करो, सिलेक्ट हो जाओ, तो वहाँ पर ईमानदार ऑफिसर्स भर्ती होते हैं। इसी तरह से जो संसद है उसमें भी मतलब जो कॉस्ट है वो एक तरह से फ्री होनी चाहिए ताकि अच्छे लोग, अच्छे पढ़े लिखे जो युवा है वो संसद में जा सके। और जितने भी ये जो पेपर आउट के इशूज है, बेरोजगारी का इशू है और गुड गवर्नेंस का इशू है, क्योंकि गुड गवर्नेंस कैसे आएगा जब आपके पास प्रॉपर मशीनरी होगी तभी तो गुड गवर्नेंस आएगा। अब ये क्षेत्र है, यहाँ पर प्रॉपर एम्बुलेंस होनी चाहिए, प्रॉपर पुलिस वाले होने चाहिए, हॉस्पिटल में प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए। ये सब कैसे होगा? एग्जाम के थ्रू तो जाते हैं, ये डायरेक्ट तो भर्ती किए नहीं जाते, कोई एग्जाम होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो तभी होगा जब आपके बीच के लोग वहाँ पर जाएंगे और उन्होंने जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की असंवेदनशीलता को महसूस किया वो चेंज करेंगे। नहीं तो जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए और जो बड़ी बड़ी कोठियों में जो लोग बैठे हैं उनको आपके इशूज से कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो बबीता यादव जी हैं, लोकसभा चुनाव केवल यहीं से क्यों लड़ रही हैं? यहाँ इस जगह से आपका क्या लगाव है? आप कहीं और से भी तो लड़ सकते थे, लेकिन इसी एरिया से क्यों? मनोज तिवारी जी को टक्कर देने जा रहे हैं आप? देखो, ये एरिया जो है ना, ये मेरी कर्म सतली है और मतलब जन्म सतली से ज़्यादा जो प्रेम होता है वो कर्म सतली से होता है शायद, क्योंकि जन्म सतली से तो आप कुछ सालों बाद निकल जाते हो। और जिस जगह पर आपने एक मतलब अपनी पहचान बनाने की शुरुआत करी थी, अपना हर संघर्ष जो है आपने मतलब वहाँ पर किया है, तो वो उस चीज़ से ज़्यादा लगाव हो जाता है। तो मुखर्जी नगर जो है वो मेरी कर्म सतली है और मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं यहीं से MP बनकर जाऊँ। आप इसके लिए लगातार दूसरी पार्टी में भी पहले आप थी, उन्होंने आपको टिकट क्यों नहीं दिया? ये मुखर्जी नगर में आज हम बैठे हैं, यहाँ तो राहुल गांधी जी भी आए थे, वो कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। आपको तो टिकट नहीं दिया, आपको दूसरी पार्टी ने टिकट दिया है। आपने तो उसमें मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा काम किया था। हाँ जी, मैं पहले कांग्रेस में नेशनल कोऑर्डिनेटर थी और AICC में बैठती थी, मेरे को बहुत अच्छी जिम्मेवारी वहाँ पर दे रखी थी। लेकिन जब बात टिकट की आती है तो जैसे कि राहुल जी भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने OBC के पार्टिसिपेशन की बात करी, महिलाओं के पार्टिसिपेशन की बात करी और ये भी कहा कि जो देश का 1% जो लोग हैं उनके पास इतने % धन है, मतलब धन का सेंट्रलाइजेशन हो चुका है। कुछ % लोगों के पास ही देश की जो पूरी मनी है वो घूम रही है। लेकिन उन्होंने मुद्दे तो बता दे, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या होगा वो उन्होंने ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। जैसे कि अगर वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन कर पाते तो जब वो उनकी सरकार बने तब नहीं देखना कि तब वो ऐसा करेंगे। वो अपने पार्टी लेवल पे महिलाओं को 33% सीट देते, जैसा बिल पास हो, इवन 50% देते, 33% भी क्यों। दूसरा, यूथ को भागीदारी देते। यूथ को भागीदारी देने का मतलब ये नहीं है कि उसको कांग्रेस पार्टी जोड़ना। यूथ को भागीदारी देने का मतलब है कि उसको MLA और MP बनाओ, आप उसको संसद और विधानसभाओं में भेजो। OBC को पार्टिसिपेशन देना है, पुअर सेक्शन को पार्टिसिपेशन देना है तो आप उनको भेजो। अब गरीब वर्ग का तबका जब MLA बन के MP बन के वहाँ पर जाएगा तो अपने आप जो है जो मनी का जो सेंट्रलाइजेशन हो गया वो उसका डिसेंट्रलाइजेशन होगा। क्योंकि जो पहला पिलर है ना लोकतंत्र का, वो एक हिमालय की तरह है। जैसे हिमालय से नदियाँ बहती हैं, पूरे देश को सिंचित करते हुए जाती है, तो हिमालय से जिसकी दूरी ज़्यादा हो जाती है, जिस नदी की वहाँ लास्ट में मान लो कन्याकुमारी तक कोई नदी बह रही है तो उसमें कम पानी होता जाएगा। ऐसे ही जब
कन्याकुमारी से का लास्ट व्यक्ति जो बहुत गरीब है, पुअर तबके से, लेकिन पढ़ा लिखा है, लीडरशिप के गुण है, सक्षम है और रिप्रेजेंट कर सकता है अपनी जनता को, जब वो वहाँ बैठेगा तो वहाँ पर भी जो है वो धन का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, गुड गवर्नेंस होगा, बेरोजगारी खत्म होगी, जो स्टूडेंट के इश्यूज हैं वो सब खत्म होंगे और एक अच्छा प्रशासन जो है वो देश को दिया जा सकता है। बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो क्या आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा खुद का जो पर्सनल नंबर है वो है 78387876 और 31। कोई भी स्टूडेंट मेरे से जुड़ना चाहता है या लोकल लोग भी जुड़ना चाहते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं। किसी को कोई परेशानी भी हो तो, क्योंकि अब मैं इस क्षेत्र की एक प्रतिनिधि हूँ और मैंने पहले भी जब मैं तैयारी भी कर रही थी तब भी मेरे पास कभी कोई भी बात आई है तो मैंने उसको सुलझाया है। तो अब आप यूपीएससी की तैयारी छोड़ के राजनीति में पूरी तरीके से आ चुके हैं? हाँ, मैं राजनीति में पूरी तरीके से आ चुकी हूँ। कोई बन जाता है, बनने के बाद कभी आता नहीं है। मनोज तिवारी के ऊपर कई बार आरोप लगाते हैं कि जब से बने हैं कभी नहीं आते। कभी आप भी बन जाएंगी तो आप भी ऐसा ही करेंगी, आएंगे नहीं? आप क्या अलग करेंगी उनसे? अब ये तो जब मेरे को मौका मिलेगा तब मैं बताऊंगी क्या अलग करूंगी, क्योंकि बातों में तो सब लोग बोलते हैं इलेक्शन के टाइम में तो कि भाई मैं आऊँगा, ये करूँगा, लेकिन हम लोगों की जो यूथ है उसके अंदर एक जुनून है कुछ करने का इस देश के लिए। क्योंकि हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी करने आए ना तो भी बहुत कुछ दाव पे लगा के आते हैं, और स्पेशली जो लड़कियां होती हैं क्योंकि उनके ऊपर तो और भी ज़्यादा बर्डन होता है। तो तब भी ये था कि सिस्टम में जाके कुछ चेंज करना है, रूरल डेवलपमेंट करना है। देखो आज भी देश में इतनी गरीबी है, भुखमरी है, हम अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो अपने डिस्ट्रिक्ट को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। लेकिन किस्मत ने मतलब वो चीज़ें कोविड के दौरान एक आंदोलन मिला दिया और वहाँ से राजनीति का रास्ता बन गया। तो वही जो चीज़ जो एक खुंदस जो थी कि डीसी बन के ये करेंगे, वो एक डीसी के अंदर तो एक डिस्ट्रिक्ट आता है, अभी जो है 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट आएंगे एक लोकसभा के अंदर। तो मैं उसको जितनी भी जो पॉलिसियाँ हैं या जो MP लेड की जो इसकी फंड मिलता है उसको बेटर तरीके से मैं इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करूँगी। तो यादव को इतनी हिम्मत कहाँ से मिल रही है? अक्सर मैं देखता हूँ मुखर्जी नगर में कई लाख स्टूडेंट रहते हैं, आज तक बहुत कम स्टूडेंट ऐसी हिम्मत करते हैं कि यूपीएससी में सफलता नहीं मिली। पहले तो अगर जिसको नहीं मिलती है सफलता वो बहुत ही हताश होते हैं और बहुत ही डिमोटिवेट होते हैं, अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलते। अब तो बहुत बड़ा इलेक्शन लड़ने जा रही है, कहाँ से ऐसा प्लान आया कि चलो भाई इधर चलते हैं? देखो मेरा तो फाइनल प्लान यही था कि मेरे को पॉलिटिक्स में जाना है, लेकिन मेरे को पॉलिटिक्स में तब जाना है, पहले जब मैं अन्ना आंदोलन में भी हम लोग पार्टिसिपेट करते थे तब भी मेरे को टिकट मिल सकती, लेकिन उस टाइम मेरे को ये था कि पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँगी, पहले मैं देश के बारे में पढ़ती हूँ, जानती हूँ, सीखती हूँ, उसके बाद मैं 2-3 साल जॉब करके वापस आऊँगी। लेकिन जब इतने साल यूपीएससी की तैयारी करी तो अब लगता है कि हर तरीके से मेंटली और इमोशनली हर तरीके से जो है मैं वो तैयार हूँ। और वो सिलेक्शन से पहले एक रास्ता आंदोलन के थ्रू जैसे राजनीति में निकल गया, वो किस्मत होती है अपनी अपनी। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि कोई भी एग्ज़ाम जो होता है ना वो जीवन का लास्ट सपना नहीं होता है। हो सकता है कि भगवान आपको किसी बड़े सपने के लिए, बड़ी जो भूमिका है उसके लिए तैयार कर रहा हो, इसलिए आप अपना पढ़ें और अपने एग्ज़ाम के लिए अपना प्रॉपर आप उसको 100% अपना दें और सिलेक्शन भगवान के ऊपर छोड़ दें। और उसके बाद ज़िंदगी आपके जहाँ उद्देश्य है, जहाँ ले जाती है वहाँ आप अपना। कई बार कई लोगों ने देखा आपकी सोशल मीडिया पे, आप राकेश टिकैत जी से भी मिली हैं, कभी उन्होंने तो नहीं बोला कि बेटा अब यूपीएससी की तैयारी छोड़ो और दाव इलेक्शन लड़ो? देखो कुछ भी चीज़ें हैं ना, मतलब मैं तो, मेरे को लोग बोलते हैं कि मैं ज़िद्दी हूँ और मैं मतलब किसी की सुनती नहीं हूँ, तो ये सारे डिसीजन मेरे अपने होते हैं। मैं किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आती, चाहे वो किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस हो, मैं वही करती हूँ जो मुझे सही लगता है। और ये मेरा खुद का टारगेट है और खुद का पहले से भी डिसाइड था कि मैं इस राजनीति में जाऊँगी। और मेरे को ये भी था कि मेरे को इलेक्शन लड़ने हैं, इस साल मेरे को 2024 में इलेक्शन लड़ने हैं, तो वो मैंने अपना प्रॉपर एक संघर्ष करके उस चीज़ मुकाम को पाया। यानी कि आप जो आपकी अभी शुरुआत है और इस फील्ड में, इस एरिया से एक बहुत बड़े खिलाड़ी धुरंधर बैठे हुए हैं, उनसे आपका आमना सामना है, लेकिन आपका हौसला भी बहुत ही अटूट है, बहुत ही बुलंद है। आप रुकने वाले नहीं हैं, हिम्मत नहीं हारने वाले हैं। आपको पूरा ऐसा लग रहा है कि हम हरा के ही मानेंगे। देखो सबसे सर्वोपरि है जनता। हम लोग अभी एक डोर टू डोर अभियान शुरू करने वाले हैं। हम लोगों के पास जाएंगे और अपने बारे में बताएंगे, हम क्या करना चाहते हैं उनके लिए हम ये बताएंगे और उसको रियल में उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करेंगे। आप पीछे भी देख सकते हो, जब करावल नगर, गढ़ीमेडू साइड जब बाढ़ आई और हकीकत नगर में जब बाढ़ आई तो रात को 12-1 बजे तक मैं खुद एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, जहाँ पर कोई भी MLA MP या लोकल प्रतिनिधि नहीं था, और मैं वो जो नाव आती है उनमें प्रशासन के साथ बैठ के वहाँ हमने लोगों को बाहर निकाला, 2री-3री मंजिल पे जाके। तो वो कोई प्रतिनिधि नहीं कर रहा था, लेकिन मैं कर रही थी। और उस टाइम तो मेरे को ये भी नहीं था कि मतलब अभी इलेक्शन का ऐसा कुछ नहीं था। तो ये यूथ जो है ना, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उसको कुछ करने का जज्बा चाहिए, जो लोगों ने मतलब आज तक हिम्मत कर नहीं रहे या कई बार मतलब टूट जाते हैं कुछ परिस्थितियों की वजह से। तो ये एक मौका है सभी यूथ के सामने भी, क्योंकि मुखर्जी नगर में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं
जो पिछले 10 सालों से मेरे को लगता है जब से सीसेट लागू हुआ है तब से यहाँ पर सिलेक्शन रेट लगभग मतलब जीरो हो गया है। कोई एक आध कुछ सालों में कोई सिलेक्शन दिख जाए तो दिख जाए। और 10 सालों से ये यूथ जो है एक मेंटल प्रेशर में आ चुका है। और ऐसे प्रेशर में कि कुछ लोग तो जब मिलते हैं जब कहते हैं कि 10 सालों से वो जैसे जो बिहार यूपी से दूर से आते हैं कि वो घर ही नहीं जाना चाहते, या घर जाते हैं तो 2 दिन के अंदर ही आ जाते हैं, या 6-7 साल से वो घर ही नहीं गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो वादा करके आए थे कि वो डीएम बन के घर आएंगे। अब जाके क्या कहे कि यहाँ पर तो सिस्टम कुछ और ही है। अब इस यूथ के लिए एक मौका है कि अपने बीच की जो प्रतिनिधि है, आप लोगों की दोस्त है, बहन है, उसको आप आगे बढ़ाओ और इसमें भी फिर वो सुधार करवाने की कोशिश करेगी। और आप लोगों को भी एक राजनीति में लोकल लेवल पे या किसी भी लेवल पे पार्टिसिपेशन के थ्रू मिलेगा, क्योंकि एक नया कैंडिडेट जाता है तो उसके साथ एक नई टीम जुड़ के जाती है ताकि नए लोगों को फिर मौका मिलता है। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ में थी बबीता यादव। ये यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। हमने कुछ दिन पहले भी इंटरव्यू किया था और कुछ दिन के बाद एक और करेंगे, तब जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या मुद्दे सिलेक्ट किए हैं और किस चीज़ पे ये काम करने वाली हैं। इस वीडियो में आप प्यारा सा अपना कमेंट ज़रूर लिख भेजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।